हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं यह भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न इसमें है। और यह जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए यह प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए यह हम लोग प्रश्न करते हैं स्टार्ट। और आज का पहला प्रश्न, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो डेली का डेली आपको मिलता रहे, ठीक ना। तो चलिए, और यह क्लास जो होती है रोज़ाना शाम 6 बजे होती है, तो आप लोग इसको एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वह किस देश से ली गई है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन से होगा। तो देखिए, जो भारत का संविधान की प्रस्तावना है वह हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन है, लेकिन वह जो प्रस्तावना है अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक ना। अमेरिका के संविधान से ली गई है, यह बातें आपको याद रखना है। अगर इसी में पूछ दिया जाए कि जो भाषा है प्रस्तावना की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो भाषा लिखी गई है, जो भाषा है वह किस देश से है, तो आप लोग इसको याद रखिए। जो भाषा भाषा अगर पूछा जाए तो वह भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यह बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। और जो प्रस्तावना जो है उद्देश्य वो अमेरिका से लिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए हमारा, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करना है कीजिए। तो आपको इसमें बताना है कि बढ़ते हुए क्रम में इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बताइए ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा। तो बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही है, ठीक ना। तो देखिए, इसमें क्या है, बढ़ते हुए क्रम में कोई नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन जो इसमें हमारा जो होगा वह बढ़ते हुए क्रम में इसमें कोई नहीं है। लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे, तो आपको याद रखना है कि इसमें देखिए ऑप्शन जो हमारा से होगा ई ऑप्शन से होगा, ठीक ना। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में जो है वह निर्वाचन क्षेत्र, या इसे कहते हैं हम लोकसभा जो सीट है वह कितनी है, तो 80 सीट है। लोकसभा सीट 80 यूपी में है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो है 48 सीट है। महाराष्ट्र में 48 सीट है। पश्चिम बंगाल में बात की जाए तो 42 सीट है। ऐसे जो है यह घटते क्रम में है, ठीक ना। तो यह बातें आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीट है वह यूपी में है। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा यह ई ऑप्शन इसमें हमारा सही है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए हमारा, क्यों लोकतंत्र सरकार का बेहतर प्रारूप है। तो बताइए, क्यों लोकतंत्र सरकार का बेहतर प्रारूप है, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो इसमें आप बताइए। तो देखिए, यह अधिक उत्तरदायी है, इनमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। यह सभी बातें सही है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है। तो बताइए, जो राष्ट्रपति है अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद की, सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय से, और भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ, और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, यह आप बताइए, ठीक ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह मंत्रिपरिषद, जो भी राष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति अपने जो अधिकार होगा उसका निस्तारण करेगा मंत्रिपरिषद के सलाह से, ठीक। आगे चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है। तो दल बदल विरोधी कानून जो सुझाव क्या देता है यह आपको बताना है। आंतरिक मामलों का विनिमय करना, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन, यह आपको बताना है। और इनका इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य, और उपरोक्त में से एक से अधिक, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो दल बदल कानून है वह विरोध करता है, ठीक ना, किसके, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए। देखिए, आजकल जो नेता जो हैं वह कुछ अपने फायदे के लिए इस पार्टी में उस पार्टी में होते रहते हैं। तो इसी के लिए यह दल बदल कानून बनाया गया है, ठीक ना। तो यह बातें आपको याद रखना है। अगर इसकी अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची में यह 10वें अनुसूची में इसमें 10वें अनुसूची में यह बात की गई है, ठीक ना। तो आपको इतनी बातें याद रखना अगर इसमें एग्जाम में पूछा जाए तो। आगे चलते हैं। किसका कथन है, लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है, एवं जनता द्वारा है।
एडम स्मिथ का, अब्राहम लिंकन का, जे.एस. मिल का, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, ठीक ना। तो देखिए, लोकतांत्रिक सरकार जनता की है और जनता के लिए है, यह जनता द्वारा है। तो आपको यह जो कथन है अब्राहम लिंकन का है, ठीक है, अब्राहम लिंकन का यह कथन है। आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह आपको बताना है किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक ना। और यह जो आएगा हमारा किसके अंतर्गत? तो यह स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद पूछा जाता है यह कितने कितने से है? तो यह आपको याद रखना है, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। 19 से 22 जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार है, यह एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। समानता का अधिकार अगर पूछा जाए तो समानता का अधिकार जो है यह 14 से 18 है, ठीक ना। क्या? 14 से 18, 14 से 18, ठीक। आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए, और इसमें अगर बात की जाए शिक्षा की बात की जाए तो यह शिक्षा जो है शिक्षा ये अनिवार्य है, जो कि यह हम लोग इसको आपको याद रखना है कि जो 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें बात की गई थी यह शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार बना, ठीक ना। इसमें जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और इसकी बात की जाए तो अनुच्छेद 21(1) के तहत इसको जोड़ा गया, ठीक ना। अनुच्छेद ए में इसको रखा गया, ठीक। यह बातें आपको याद रखना है। अगर इसकी बात की जाए जो शिक्षा का अधिकार जो है वह जो शिक्षा का अधिकार RTE है वह कब इसको लागू तो हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन यह कब आया था? तो यह लाया गया था 2009 में। कब? 2009 में इसको लाया गया था, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। चलिए आगे चलते हैं। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए? तो आपको बताना है किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो मौलिक कर्तव्य हैं 1976 में निहित हुए थे। तो यह 42वें संविधान, ठीक ना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निहित हुए थे। यह बातें आपको याद रखना है। जो हमारा मौलिक कर्तव्य है आप लोग याद रखिएगा, मूल कर्तव्य है वह कितना है? तो 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इनमें कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा ऑप्शन ई हमारा। इनमें से क्या है? इनमें से कोई नहीं है, ठीक ना। तो संविधान सभा के सदस्य जो गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना, यह लोग नहीं थे, ठीक ना। तो यह बातें आपको याद रखना है। तो देखिए अगर इसमें बात की जाती है संविधान सभा की मांग, अगर संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब की गई थी? तो 1934 में। कब की गई थी संविधान सभा की? जो संविधान की मांग की गई थी, संविधान सभा की मांग की गई थी, तो यह 1934 में M.N. रॉय के द्वारा मांग की गई थी। M.N. रॉय के द्वारा इन्हें मांग की गई थी 1934 में। तो यह बातें आपको याद रखना है। अगर संविधान की कुल जो संविधान सभा हुई थी तो उसमें अगर कुल सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो कुल सदस्यों की संख्या थी 389। कितनी थी? 389 थी सदस्यों की संख्या, ठीक ना। जिसमें ब्रिटिश के कितने थे? तो 292। ब्रिटिश प्रांत से 292 थे। कमिश्नरी क्षेत्र से जो थे वह 4 थे, ठीक। और जो इसमें कमिश्नरी क्षेत्र से 4 थे। और देशी रियासत से जो थे, देशी रियासत से थे वह 93 लोग थे। तो यह जो संविधान सभा थी यह 389 टोटल संख्या थी। इसमें आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें पूछा असत्य है? आप बताइए कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो आप इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, ठीक ना। असत्य इसमें बात की गई है। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन हमारा जो सही हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। यह वित्तीय मामलों से संबंधित है। यह जो कथन है सत्य है। धन विधेयक जो है यह वित्तीय मामलों से संबंधित होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, ठीक ना। इसमें आपको याद रखना है
और देखिए यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह प्रस्तावित होता है, ठीक ना। तो यह बातें आपको याद रखना है। इसमें ऑप्शन जो हमारा से होगा उपरोक्त में से कोई असत्य नहीं है, ठीक। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है, यह भी बात सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो भारतीय उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। भारतीय उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था, यह आप बताना है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1961, 2 अक्टूबर 1952, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक ना। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन इसमें हमारा दिया है वह 26 जनवरी कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। यह त्वरित न्याय देता है। सेवानिवृत्ति जज लोक अदालत चलाता है और यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए इसमें जो हमारा क्या होगा कि यह एक सस्ती न्याय सेवा है, यह बात सही है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। यह त्वरित न्याय देती है और सेवानिवृत्ति जो जज होते हैं वो लोक अदालत चलाते हैं। तो यह बात सही है, ठीक ना। इसमें जो इतनी बात सही है और यह एक सर्वोच्च न्यायालय, यह बात सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा सी ऑप्शन इसमें सही है। आगे चलते हैं। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो देखिए 1948 से 1989 के मध्य जो चलाया गया था नीति, एक आधिकारिक नीति की तहत पालन किया गया था, वह दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना। जिसमें रंग भेद के अनुसार जो नेल्सन मंडेला थे, इसके विरोध में उन्होंने 27 वर्ष जेल में काटे, ठीक ना। उन्होंने 27 वर्ष जेल में काटे थे, ठीक ना। यह बातें आपको याद रखना है। और सबसे पहले जो व्यक्ति थे रंग भेद पर जो विरोध करने वाले, वह महात्मा गांधी थे। कौन थे? गांधी थे। तो यह बातें आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो यह बात आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बोअर दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बोअर दिवस कब मनाया जाता है? आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राष्ट्रीय बोअर दिवस कब मनाया जाता है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए जो राष्ट्रीय बोअर दिवस है यह कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो इसमें आप बताइए राष्ट्रीय बोअर दिवस मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय बोअर दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। और राष्ट्रीय जो बोअर दिवस है यह एक दक्षिण अफ्रीका और अंग्रेजों के विरुद्ध जो मध्य इनके क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका और अंग्रेजों के मध्य जो लड़ाई हुई थी, इनके जो कि ये राष्ट्रीय बोअर जो दिवस है यह दक्षिण अफ्रीका और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था। यह आपसे पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1899 से 1899 एक मिनट चलिए 1899 से 1902 तक यह राष्ट्रीय बोअर दिवस, यह मतलब जो राष्ट्रीय बोअर जो है यह युद्ध हुआ था। तो यह बातें आपको याद रखना है। यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस अगर बात की जाए तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। यह बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। तो इसमें आपको याद रखना है कि IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसी है, तो यह गलत है, आपको याद रखना है। इसमें ऑप्शन जो हमारा से होगा, इसमें ए ऑप्शन से होगा, बी ऑप्शन से होगा, जो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में यह कथन सही है, ठीक है। और जो गलत है हमारा, यह सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? बताइए, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा से होगा। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा क्या होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक ना। इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? तो यह आपको बताना है। 1980 में जो मंडल आयोग था, वह इसमें सरकारी नौकरियों के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े जो वर्ग के लोग थे, उनके लिए कितने प्रतिशत की आरक्षण दिए थे? तो यह दिए थे 27% की, ठीक ना, 27% का आरक्षण था। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा जो मौलिक अधिकार है वह हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, यह हृदय एवं आत्मा कहलाता है। अगर अनुच्छेद 32 जो है, यह कहलाता है अनुच्छेद 32 भीमराव अंबेडकर, और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहलाता है, ठीक ना। यह हृदय एवं आत्मा, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा, इसमें से कोई ऑप्शन हमारा सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? बताइए, अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। देखिए, अल्पसंख्यकों के प्रति जो विशेष है, इसमें से ऑप्शन हमारा जो से होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक ना। देखिए, अल्पसंख्यकों से संबंधित जो अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद है 29 और 30 जो है अनुच्छेद है। इसमें 29 में कहा जाता है कि जो इनकी भाषा, लिपि और सांस्कृतिक जो संस्कृति है, उसके बारे में यह बात बताता है। और जो अनुच्छेद 30 है, इसमें क्या कहता है, शिक्षा और संस्थाओं के बारे में अल्पसंख्यकों के लिए यह बात करता है। तो यह बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, ई ऑप्शन सही होगा। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा, संविधान सभा के बारे में कौन सा सही नहीं है? इनमें 300 से अधिक सदस्य थे। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। इसने 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधेयों का अभिग्रहण किया। तो यह आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा, जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, यह गलत है। क्योंकि जो प्रथम सभा हुई थी, वो 9 दिसंबर, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। जो प्रथम इसकी सभा हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। यह बातें आपको याद रखना। और इसमें जो संविधान सभा में 389 सदस्य थे, यह बातें आपको याद रखना है। चलिए, और यह अधिनियम 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण इसमें विधियों को मतलब अभिग्रहण किया गया है, ठीक ना। तो यह बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा से होगा, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा, वह उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक, यह कोई इसमें ऑप्शन हमारा नहीं है, ठीक ना, जो कि बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? तो सिंहली जो भाषा थी, एकमात्र आधिकारिक भाषा, उससे मान्यता श्रीलंका में कब दिया गया, यह आपसे पूछा है, ठीक ना। इसमें बताइए आप कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। देखिए, यह इससे मान्यता दी गई थी 1956 में। 1956 में अगर डेट पूछा जाए तो 4 फरवरी
1956, 4 फरवरी 1956 में इसे सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी श्रीलंका में। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे गलत पूछा है तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें कोई ऑप्शन हमारा गलत नहीं है। देखिए, सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, सही बात है, यह होती है पावर शेयरिंग में। और सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है, यह बात सही है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन न हो, तो यह बात सही है। तो यह आप बातें आपको याद रखना है, सही, ठीक ना। पावर शेयरिंग मतलब जो होता है, इसका अर्थ होता है शक्तियों का विभाजन। पावर शेयरिंग अगर पूछा जाए तो क्या होता है, शक्तियों का विभाजन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसमें आपसे पूछा समवर्ती सूची में शामिल है, इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो समवर्ती सूची में आपसे पूछा है तो समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है, ठीक, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए, समवर्ती सूची में अगर पूछा जाए कि कितने विषय थे मूल संविधान में, तो मूल संविधान में अगर पूछा जाए तो मूल संविधान में कितने विषय थे, तो 47 विषय थे इसमें समवर्ती सूची में। लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं। कितने हैं, 52 विषय इसमें हैं, ठीक ना। तो यह बातें आपको याद रखना समवर्ती सूची से। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, तो यह हमारा ऑप्शन ये होगा, ठीक, ये ऑप्शन इसमें हमारा सही है। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। तो बताइए किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। स्वीडन में, नॉर्वे में, चीन में। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा चीन, ठीक ना। यह जो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम जो है चीन में है। आगे चलते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है, यह आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो देखिए, राजनीति में समान प्रतिनिधि, यह गलत है। सभी लिंगों के लिए समान वेतन, यह ऑप्शन हमारा सही होगा। जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है 1976, यह सभी लिंगों के लिए समान वेतन, मतलब कोई भी, या तो स्त्री हो या तो पुरुष हो या तो ट्रांसजेंडर हो, सभी अगर कोई भी श्रमिक काम कर रहा है तो सभी के लिए समान वेतन होगा, ठीक ना। यह बातें करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो आपको बताना है कि कौन सा वह शब्द है जो कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। समाज, धर्म, अर्थ, इसमें आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, तो वह है हमारा धर्म, ठीक ना, यह धर्म है। तो यह बातें आपको याद रखना है। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो लोकतंत्र के बारे में, जो लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह ये ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा निभाई नहीं जाती है। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। देखिए, जो निभाई नहीं जाती है तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक ना। वे देश के लिए कानून बनाते हैं। एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है। उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर, यह आपको याद रखना है। तो यह भूमि राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा डी। आगे चलते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन है, एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डैश डैश सुरक्षित करना होगा। देखिए, अगर एक राज्य पार्टी है, ठीक ना, उसके अगर उस पार्टी को बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना प्रतिशत सुरक्षित करना होगा उसे, मतलब कितना वोट हुआ पाएगा तो उसका मतलब सुरक्षित होगा। तो ये आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यह आप याद रखिएगा 8%, ठीक ना, 8%, यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सा
आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इसमें से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें देखिए जो ऑप्शन हमारा से होगा वह स्विट्जरलैंड, एक साथ आने वाले जो संघ के अंतर्गत आता है तो वह स्विट्जरलैंड है। आगे चलते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो बताइए जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण कहा जाता है, केंद्रीकरण कहा जाता है, विभागीकरण कहा जाता है। इस उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। तो उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? तो बताइए काली शक्ति जो ब्लैक पावर आंदोलन यह कब उभरा था, यह आपको बताना है। और यह कहाँ हुआ था? तो यूएसए में। कहाँ पे हुआ था? यूएसए, अमेरिका में हुआ था। काली शक्ति ब्लैक आंदोलन जो हुआ था यह यूएसए में हुआ था। यह बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा 1966 से यह 1980 तक चला था। 1966 से 1980 तक यह आंदोलन चला था। यह बातें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो बताइए भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है यह कौन सा अनुच्छेद है? ठीक, यह आपको बताना है। तो यह अनुच्छेद जो है 324, यह 324 जो अनुच्छेद है यह भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 300 है वह किससे संबंधित है? तो यह बातें आपको याद रखना है कि वह मुकदमे तथा कार्रवाई से, किससे? मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा? तो बताइए जो भारत का राष्ट्रपति होगा वह पुनः चुनाव के लिए कितनी बार पात्र होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा तो आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह ई ऑप्शन से होगा, ठीक ना। जो भारत का राष्ट्रपति होगा वह, भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह अनुच्छेद 56 के तहत 5 वर्षों के लिए वह चुनाव अपने पद पर रहता है। या आपको याद रखना, अनुच्छेद 56 के तहत जो 5 वर्ष के लिए अपने पद पर रहता है राष्ट्रपति। तो यह बातें आपको याद रखना। इसमें जो ऑप्शन हमारे से होगा उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक। चलिए और अगर इसी में पूछा जाए कि अनुच्छेद जो कहता है, अनुच्छेद हमारा 57 है, अनुच्छेद जो 57 है, अनुच्छेद 57 जो है इसमें यह कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा एक से अधिक बार वह राष्ट्रपति रह सकता है, ठीक ना। अनुच्छेद 57 यह कहता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो यह बातें आपको याद रखना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। आगे चलते हैं। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो वह आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा से होगा? तो देखिए वह ऑप्शन जो हमारा से होगा मीरा कुमारी। मीरा कुमार जो थे वह महिला अध्यक्ष थी लोकसभा में पहली। आपको यह एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर इसमें पूछ दिया जाए कि दूसरी महिला जो सभापति भारत बनी वह कौन थी, तो आपको याद रखना है सुमित्रा महाजन। कौन थी? सुमित्रा महाजन थी। महाजन, सुमित्रा महाजन थी। यह आपको इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगर इसी में पूछ दिया जाए, अगर एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर लोकसभा में प्रथम सभापति कौन थे, लोकसभा में प्रथम सभापति कौन थे, तो वह कौन थे आपको याद रखना है। तो वह थे बीजी मावलंकर। कौन थे? बीजी मावलंकर थे। मावलंकर जो यह लोकसभा में प्रथम सभापति थे, बीजी मावलंकर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई? तो किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना की गई थी, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक ना। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह इसमें उपरोक्त, इसमें ई ऑप्शन हमारा सही है, ठीक ना। ई ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो देखिए अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात की जाए तो यह 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। 14 दिसंबर 1993, 10
10 दिसंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी दिन जो 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। और यह देखिए प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है, ये आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो किसकी घोषणा, तो यह वित्तीय आपातकाल 360 के तहत वह राष्ट्रपति जो है घोषणा कर सकता है। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषणा कर सकता है। अगर इसमें राष्ट्रीय शासन आपातकाल की बात की जाए तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 356 के तहत जो है राष्ट्रीय शासन जो है आपातकाल घोषणा कर सकता है, ठीक है। अगर इसमें राष्ट्रीय आपातकाल पूछा जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह आपको पूछा जाए तो यह 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। तो यह आपको इतनी बातें याद रखना। इसमें जो प्रश्न थे हम लोग यह सभी प्रश्न करें। और आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और रात को 8 बजे हिंदी की क्लास से जुड़ना न भूलें, ठीक ना। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।